हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन के बारे में कि वो कितना घातक हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है ह्यूमंस के लिए। आज हम इसी पर बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो न्यूज़ क्या है, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो न्यूज़ है, बीबीसी और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, यानी ये तीन अखबारों ने इसे कवर किया है, इस न्यूज़ को। जैसे कि आप देख सकते हो, चाइना सेज न्यूक्लियर फ्यूल रॉड डैमेज्ड, नो रेडिएशन लीक। यानी चाइना ने कहा है कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल रॉड ही डैमेज हुआ है। और ये रिपोर्ट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना अपने हर रिपोर्ट को, हर न्यूज़ को छुपाता रहता है। वो कभी दुनिया के सामने अपनी फेल्यूर्स को सामने नहीं रखता है, ठीक है। मगर इफ़ केस अगर वो रेडियो एक्टिविटी यानी जो रेडिएशन है वो अगर लीक हुए तो वो ह्यूमंस को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ह्यूमैनिटी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडिएशंस कितने टाइप के होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, एक है आपको रेडियो, रेडियो से भी आपको रेडिएशंस निकलती है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी आपको रेस से ही वो कुक करता है, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बाद में चेक कर लीजिए। और ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड में आप जैसे कि एक वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, जैसे ब्लूटूथ टाइप आप सोच सकते हैं। इंफ्रारेड यानी ब्लूटूथ ही होता है वो। और एक अलग से एक डिवाइस आती थी पहले, जैसे कि नोकिया के मोबाइल्स थे, आपको फर्स्ट फर्स्ट जब नोकिया के जो मोबाइल्स आते थे उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ साथ कभी तो का ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, उसके अंदर एक डिवाइस दिया हुआ होता था। उस डिवाइस से कोई और अदर फ़ोन को पेयर करके हम फाइल को ट्रांसफ़र करते थे। तो वैसे ही इंफ्रारेड समझ जाइए, ब्लूटूथ भी समझ जाइए, वो भी आपको सेम वैसे ही रहता है। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, उसमें भी आपको इंफ्रारेड के जो रेस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं आपको। और वैसे ही आपको और एक है, देखिए, विजिबल, विजिबल वाला है। विजिबल यानी अब जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हो और वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो भी रेस ही होते हैं आपको। जैसे कि एग्जांपल, अब मैं इस पेन को देख रहा हूँ, इसके ऊपर रोशनी गिर के यानी इसके ऊपर रेस गिर के जब वो रिफ्लेक्ट होता है तभी मैं इसे देख सकता हूँ। तो इसे भी रेडिएशन की तरह ही हम ले सकते हैं। एंड और एक है आपको अल्ट्रावायलेट रेस। देखिए, अब ये अल्ट्रावायलेट रेस क्या करता है, जैसे कि सूरज है, सूरज से जो रेस निकलती है उसे अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। अगर ओजोन लेयर बीच में नहीं होता धरती के और सूरज के बीच में, तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होते थे। जैसे कि आप बीच वगैरह पे जाइए, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सनस्क्रीन लगाते हैं अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो एरिया जो एक्सपोजर जो एरिया होता है वो टैन ना हो उसके रेस की वजह से। तो ठीक है, तो ये जो इतने सारे जो रेस होते हैं ये वाले अल्ट्रावायलेट तक, ये उतना हार्मफुल नहीं होते हैं जितना कि आप देख सकते हो एक्सरे है यहाँ पे। एक्सरे का थोड़ा बहुत तो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है उसका। तो इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके रेस क्या होते हैं क्या नहीं। फिलहाल तो हम गामा रेस और न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, ये है गामा रेस, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये न्यूक्लियर वेपन होता क्या है। न्यूक्लियर बॉम्ब एक एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है जो कि घातक एनर्जी पैदा करता है न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते। जब इसे पहली बार टेस्ट किया गया था तो इसमें से 20,000 TNT जितनी एनर्जी फोर्स इससे क्रिएट हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसमें 1 kg TNT, सिर्फ 1 kg TNT, देखिए यहाँ पे है, 1 किलोग्राम ऑफ TNT कैन डिस्ट्रॉय अ स्मॉल व्हीकल। यानी वो एक छोटी सी गाड़ी को 1 किलो का TNT एक छोटी सी गाड़ी को ब्लास्ट कर सकता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 1 मेगाटन, 1 मेगाटन 80 माइल्स स्क्वायर माइल्स यानी 80 स्क्वायर माइल्स तक डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो सोचिए 20,000 TNT जितना उसका फोर्स था, तो ये कितना डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हिरोशिमा और नागासाकी। जैसे कि आप देख सकते हो, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, तब अमेरिका ने इसके ऊपर
2 बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। उसका डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कितना भयानक था वो टाइम पे का। और आफ्टर 63 ईयर्स आप देख सकते हो, 63 ईयर्स के बाद भी जब इसके ऊपर साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी इसकी कैजुअलिटी के टाइम पे, उसके बाद ये डिस्ट्रक्शन होने के बाद, यानी ये अटैक होने के बाद भी 63 ईयर्स के बाद भी इसके ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर इसके रेडिएशंस का इफेक्ट देख सकते हैं आप। और मोर देन 40% ऑफ पीपल, यानी 40% से भी ज़्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं और अभी भी है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी वहाँ पर है जो इस रेडिएशन के शिकार हैं। और ये बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि आप देखिए डिवाइड होता है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 50% इसका जो असर होता है ब्लास्ट एनर्जी से, एंड जो 35% इसका असर होता है वो है थर्मल एनर्जी से, एंड जो रिमेनिंग है आपको वो है 15% न्यूक्लियर रेडिएशन से होता है इसका। ठीक है, 15%, और जो 15% जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन से इसका असर होता है। लेकिन ये जो है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लास्ट एनर्जी है और थर्मल एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर ही रहते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसका, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल आपको जापान का दे दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी का, तो मैं फिर से आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये ह्यूमन बॉडी पे कितना इफेक्ट डालता है इसका रेडिएशन और कितना डेंजरस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो असर है वो है फर्स्ट स्किन कैंसर। स्किन कैंसर यानी स्किन के बीमारी आपको ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं इसके थ्रू। और आई कैटरेक्ट एक है। और थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड यानी खोंगा वगैरह, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बोल देता आपको आयोडीन की कमी होने की वजह से भी आता है, ज़्यादातर वो खोंगा बोलते हैं उसे। थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो उसी से होती है। एंड नेक्स्ट जो होता है आपको ये देखिए स्टमक के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, नौसिया है, देखिए यहाँ पर है, देखिए नौसिया, वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग यानी आपको जैसे कि खून की उल्टी वगैरह होना और डायरिया वगैरह होना, तो ये इसमें शामिल है। और आपको देख सकते हो लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है इसके अंदर, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉब्लम्स आती है, जो प्रॉब्लम्स उनके बच्चों में आती रहती है, तो उसका असर यहीं से शुरू होता है। एंड और एक चीज़ है इसका ब्लड सिस्टम। ब्लड सिस्टम में ये एक है कि जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड में, वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन, जो डिसीजेस होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं, उससे वो लोग लड़ते हैं, यानी इन्फेक्शन होने नहीं देते हैं। और ये क्या करता है, आपको पूरी की पूरी सीवियर लॉस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी आपके वाइट ब्लड सेल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एंड और एक है आपको बोन मैरो। बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो गुदा होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी बॉडी को उसी की वजह से मिलती है, और उसी कम कर देता है, जिससे अपने बॉडी में वीकनेस आना चालू हो जाता है, और हड्डी वगैरह में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ये तो थी माइल्ड सिम्टम्स। अब देखते हैं मॉडरेट सिम्टम्स क्या है इसके। ठीक है, फीवर है, हेयर लॉस है, वॉमिटिंग एंड डायरिया, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये मॉडरेट सिम्टम्स है इसके। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है इसका रेडिएशन आपको। तो चलिए देख लेते हैं इस रेडिएशन से बचने का तरीका क्या है। ठीक है, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इनसाइड, यानी आप कोई भी बिल्डिंग है, नियरेस्ट जो बिल्डिंग है उसकी तरफ बढ़िए, उसके अंदर चले जाइए रेडिएशन से बचने के लिए। और ब्रिक और कंक्रीट बेस्ट रहेगा रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप जाइए रिमूव कंटामिनेटेड क्लॉथिंग, आपके जो क्लॉथ्स वगैरह जो है वो निकाल दीजिए। कंटामिनेटेड यानी धूल मिट्टी से सने हुए जो आप बाहर से आते हैं वो निकाल दीजिए। और वाइप ऑफ और वॉश अनप्रोटेक्टेड स्किन, जैसे कि आप एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, मैं ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ, तो यहाँ तक ये जो स्किन मेरी जो एक्सपोज हो रही है वो अनप्रोटेक्टेड स्किन में कहलाई जाती है। यानी ये जो एक्सपोज होता है वो एरिया को आप वॉश कर लीजिए, और या वह आप कच्चे कपड़े से इसे पोंछ भी सकते हैं। ठीक है, ये आप ये प्रिकॉशंस ले लीजिए। और सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या है, देख, अवॉइड टचिंग योर आइज
नोज एंड माउथ, आँखों को, नाक को और मुंह को टच मत कीजिए। ये गाइडलाइन आपको कोविड के लिए भी है, यानी कोविड की वजह से जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये गाइडलाइन आप इस पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप सीधा जाइए, गो टू द बेसमेंट और मिडिल ऑफ द बिल्डिंग। बेसमेंट में चले जाइए या बिल्डिंग के बीचों बीच रहिए, आप बीचों बीच आप रह सकते हैं बिल्डिंग के। और दीवारों को टच मत कीजिए, छत को मत टच कीजिए, उसके यानी उसके करीब मत जाइए, दीवारों के करीब मत जाइए और छत के करीब मत जाइए। और हो सका तो पॉसिबल है, देखिए अगर पॉसिबल है तो आप मास्क भी पहन सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉसिबल लग रहा है कि मास्क पहनना है तो आप मास्क पहनिए। और जो 2 साल के अंदर के बच्चे रहते हैं, देखिए जो दिख रहा है 2 साल के अंदर के बच्चे, और जिनमें आप देख सकते हो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उनसे दूर रहिए आप। ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लोगों से भी दूर रहना है। तो ये गाइडलाइन आप फॉलो कर लीजिए, इससे आपकी जान बच सकती है रेडिएशन के टाइम पे। वैसे तो बहुत सारे अदर कंट्रीज है जहाँ पर आप अगर घर बना रहे हो तो उसमें एक बंकर होना ज़रूरी है, और उसमें 6 महीने का राशन और 6 महीने का वाटर सप्लाई भी होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो आपको वो उस कंट्री में फ़ाइन भी लग सकता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट आप देख लीजिए कि कितना अपने यानी सिक्योरिटी पे ध्यान रखती है, यानी आम नागरिकों के सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखती है कि वो किस तरह बच सकते हैं। तो ये बंकर वो लोग का रूल है, वो कंपलसरी वहाँ पर उस घर में बंकर बनाना ज़रूरी है वो लोग के लिए। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं कि रेडिएशन कितना हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। स्टे सेफ, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।